डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी मंजिल मेरे नजदीक आती गई, मेरा हौसला देखकर। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। ठीक ऐसी ही सिचुएशन क्लास 10वीं के बच्चों की हो चुकी है। 10 से 25 दिन में आपके हाफ ईयरली एग्जाम है, किसी के 10 दिन बाद है तो किसी के 25 दिन बाद है, यानी कि 10 से 25 दिन के टाइम स्पैन के बीच में ही आपके हाफ ईयरली एग्जाम है। और पहाड़ जैसा सिलेबस आपका इंतजार कर रहा है कि आइए और हमें समाप्त कीजिए। ललक सभी में है, चाहत सभी में है कि यार इस एग्जाम में 90-95% लाना है, अच्छे मार्क्स लाके छोड़ना है और अपने पेरेंट्स को दिखाना है कि यस वी कैन डू इट इन बोर्ड एग्जाम एज वेल। बट दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि वो चीज सभी बच्चे अचीव नहीं कर पाते। सोच सभी रखते हैं बट अचीव उसमें से 1% या 2% बच्चे ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यार बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है, जो मिथ्स होता है ना, बच्चों को डर लग रहा होता है। तो आज पहले पार्ट में वो मिथ्स, वो डर हम क्लियर कर रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको सब आता होता है फिर भी आपका माइंडसेट, आपका डर आपको ले डूबता है। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस कर रहे होंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी हर कैटेगरी के बच्चे पे, चाहे आपने कुछ पढ़ा हो चाहे आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, कि इन बचे हुए दिनों को किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है और किस तरीके से आपको अपने हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन को खत्म करना है। तो चलिए पहले पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहला मिथ बच्चों के मन में क्या होता है और सबसे कॉमन मिथ होता है कि यार मैथ बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को तो यही लगता है कि मैथ्स टफ है, बट ये स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है। मैथ्स टफ नहीं है, आप उसे अपने आप के लिए टफ बना रहे हैं। ठीक है, मैथ्स इजी सब्जेक्ट है बट आपने ऐसा माइंडसेट बना रखा है कि यार मैथ्स टफ है। क्यों? क्योंकि आपका अप्रोच गलत है। अप्रोच क्या गलत है? यार आपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया और आप क्वेश्चन करने चले गए, और जब आप क्वेश्चन करोगे आप फंसोगे, आप बोलोगे यार ये तो क्वेश्चन हार्ड है, ये तो टॉपिक हार्ड है, ये तो सब्जेक्ट हार्ड है, और फिर ये ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। अब एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन है, अब आपको यही आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा कि आपका थीटा कौन सा है, तो बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप यार? जब आप बेस और परपेंडिकुलर ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे करेक्टली, तो आप किस तरीके से क्वेश्चन करोगे? यार जब इस टॉपिक को करना है तो मेरे 3 चीज क्लियर होनी चाहिए। पहला, बेस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करना, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्ली लगाना, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करना। अगर मुझे ये 3 चीजें आती हैं तो मैं कोई भी क्वेश्चन कर लूंगा, बट मेरी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर मेरी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग के साथ साथ मेरी लॉजिकल थिंकिंग का भी टेस्ट है। मुझे दोनों ही पैरामीटर्स में खरा उतरना है। और होता है यार क्या होता है कि cos A बराबर cos B आपको प्रूफ करना है, एंगल A बराबर एंगल B। यार कोई भी क्वेश्चन आया आप देख के डर गए, आप पहले देखो कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे जैसे आप उस चीज को करते जाते हो तो आपको आंसर मिल जाता है। बट सिर्फ क्वेश्चन देखकर अगर आप ये सोचोगे तो आप नहीं कर पाओगे। अगर क्वेश्चन देखकर आपको ये सोचना है कि यार मेरे को आंसर आना चाहिए, तो नहीं होता। कभी कभी आपको उसकी तरफ बढ़ना पड़ता है, आपको आंसर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो आपने क्या फॉर्मुलेस पढ़े हैं, क्या मेथड्स पढ़े हैं, उसको अप्लाई करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। सेम चीज बच्चों की साइंस में होती है। यार साइंस टफ है, साइंस होता ही नहीं है, यार साइंस बहुत डिफिकल्ट है। यार तुम्हारा अप्रोच गलत है। अगर आप साइंस में केमिस्ट्री को टफ मानते हो तो वहां पर आप चीजें गलत कर रहे हो। क्या यार अगर मुझे केमिकल रिएक्शन लिखनी है, अगर मुझे स्टेटमेंट दे रखा है मुझे केमिकल रिएक्शंस लिखनी है, तो पहले मेरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। मुझे कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। अब मैं सारी केमिकल रिएक्शन तो याद करने नहीं जाऊंगा। मुझसे बोला गया है कि यार डिकम्पोजिशन का एग्जांपल लिखो। मुझे याद है कि ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अब मुझे तीनों के केमिकल फॉर्मूले याद है, मैंने लिखा, बैलेंसिंग आती है, बैलेंस कर दिया। अब कितना आसान था मुझे मेरे लिए कोई केमिकल रिएक्शन लिखना। यार मुझे डबल डिस्प्लेसमेंट बोला है, मुझे पता है डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 कंपाउंड के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड 2 रिएक्टेंट याद किया, दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन किया, एक प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट बनेगा, एक NaCl। अगेन केमिकल फॉर्मूला आता है, बैलेंसिंग आती है, हो गया आसानी से। तो यार ये कितना इजी हो जाता है आपके लिए जब आपका कांसेप्ट क्लियर हो। जब मुझे पता है यार एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, आपके लिए कंप्लीट द फॉलोइंग Zn + HCl। मुझे पता है जिंक मेटल है, HCl एसिड है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो मैंने फट से वहां ZnCl2 और H2 लिख दिया। तो जब मेरा कांसेप्ट क्लियर होगा केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगी। सेम गोज विद बायोलॉजी।
बायोलॉजी में यार पता होगा ना तो चीजें आसान होती है। प्रोसेस तो सिर्फ प्रोसेस ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो जब आपको प्रोसेस पता है कि मुझे पता है मेरा हार्ट किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो जब आपको पता होता है तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आंसर कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा गया है डबल सर्कुलेशन क्या है, इजीली बता दोगे। लेबल करना आपको पता है यार कि ठीक है ये यहाँ से ये ब्लड जा रहा है, ये यहाँ से ये ब्लड जा रहा है, ये वाला राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, और जो बिगेस्ट आर्टरी है आउटर है, बिगेस्ट वेंट्रिकल वेना कावा है। तो ये सारी चीजों के आंसर आप इजीली दे सकते हो। तो सिंपल सी चीज है, आपको पढ़ना है, ठीक है, कांसेप्ट्स को क्लियर करना है। सेम गोज विद फिजिक्स। आप बोलोगे यार मुझे रे डायग्राम याद करना है, यार रे डायग्राम याद नहीं करना, आपके प्रिंसिपल्स क्लियर होने चाहिए रे डायग्राम को लेकर। आपके प्रिंसिपल क्लियर नहीं, आप वहां 10-10, 15-15 रे डायग्राम्स बार-बार बना रहे हो। अरे सिंपल सी चीज है मेरे भाई, अगर तेरे कांसेप्ट क्लियर है, प्रिंसिपल्स क्लियर है कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो कहां मीट करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। और अगर कोई लाइन फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। बस अब क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन रखो, सेम चीज करो, आपको मिल जाएगा इमेज का पोजीशन कहां रहा है। तो जब ये चीजें क्लियर होती है तो इजीली आप कर सकते हो। सेम गोज विद यार सीरीज का कोई न्यूमेरिकल आ गया कि यार सीरीज पैरेलल का कोई क्वेश्चन आ गया, तो यार तुम्हें पता है ना सीरीज पैरेलल को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कि सीरीज में क्या फॉर्मूला लगता है, पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगता है। बट दिक्कत कहां आ रही है कि क्लियर ही नहीं है कि भाई कौन से दो रेजिस्टर सीरीज में है, कौन से दो रेजिस्टर पैरेलल में है। सीरीज और पैरेलल का फंडा क्लियर है तो आप आसानी से फॉर्मूले लगा दोगे, बट माइंड में यही क्लियर नहीं है कि सीरीज, ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में, तब दिक्कत में आते हैं और तब हम सब्जेक्ट को कोसने लगते हैं। तो यहाँ पर अभी तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि साइंस जो पूरा का पूरा कंसेप्चुअल थिंकिंग का गेम है, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट एकदम तगड़े हैं आप इजीली करोगे। अगर आपने पीवाईक्यूज लगा रखे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा रखे हैं, क्वेश्चन आसानी से होंगे एग्जाम में, ठीक है। फिर एसएसटी में हम बोलते हैं यार हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, यार आपने बना रखा है। मैं एक सिंपल सा स्ट्रेटजी बताता हूँ कि एसएसटी आपकी एकदम सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हो। हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हिस्ट्री अगर आप कर रहे हो यार हिस्ट्री में टाइमलाइन बना लो। यार 1800 से पहले ये चीज हुई थी, इस साल के बाद ये चीज हुई, इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, फलाना कोई लीडर था तो उसके राज में ये हुआ। तो एक पूरी टाइमलाइन बना दो कि अगर आपका चैप्टर इस साल से शुरू हो रहा है तो बीच में जितने डेट्स मेंशन, जितने ईयर मेंशन किए, हर ईयर में क्या हुआ, किस लीडर ने क्या एक्शंस लिए, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, वो पूरा एक टाइमलाइन के फॉर्म में बना दो। और हर चैप्टर हिस्ट्री के ऐसे टाइमलाइन बना लो। फिर जब आप रिवीजन कर रहे हो तो चीजों को हाईलाइट करते चलो। तो इस तरीके से आपकी हिस्ट्री एकदम सॉर्टेड रहेगी। ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में यार नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी रीड किया, एनसीईआरटी इज द बेस्ट। एनसीईआरटी आपने रीड किया, एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपने अपने नोट्स बनाए, जरूरत पड़ी वन शॉट देख लो, ठीक है। आपने अपने नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद बार बार उस नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है, क्वेश्चंस करो। तो जब आपका फंडा क्लियर है, ठीक है, उसको लेके स्टोरी क्लियर है, स्टोरी का प्लॉट क्लियर है, आप इजीली आंसर लिख सकते हो। एसएसटी में सिर्फ प्लॉट क्लियर होना चाहिए, आप खुद ब खुद वहां जाकर लिख सकते हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कंटेंट की मुझे क्या लिखना है, उसके लिए आपको चैप्टर के बारे में आइडिया होना चाहिए कि इसमें स्टोरी क्या है, क्या स्टोरी चल रही है। तो यहाँ पे 3 मिथ्स तो मैंने दूर कर दिए, मैथ्स हार्ड है, साइंस हार्ड है या एसएसटी बोरिंग है। तीनों ही मिथ्स दूर हो गए। यानी कि अगले 20 दिन में मैं ये बहाना बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि कोई चीज मुझे टफ लग रही है। वो टफ क्यों लग रही है? क्योंकि मैं सही तरीके से कर नहीं रहा, तो सही तरीका मैंने ढूंढा, सही तरीके से अब मैं करूंगा। यानी कि मेरा एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है कि अब मैं किसी भी सब्जेक्ट को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अपने तरीकों को सुधार लूंगा। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि यार किस तरीके से इन बचे हुए 10 से 25 दिनों में जिस बच्चे के लिए जितना टाइम है वो किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे मैं 3 कैटेगरीज बनाता हूँ। कैटेगरी 1 जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ रखा है, जिनका सारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ऐसे कैटेगरी के बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं। कैटेगरी 2 जिन्होंने आधा किया, आधा नहीं किया, ये आधा पक्का, इसी में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट आ जाते हैं। और फिर आता है कैटेगरी 3 जिन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जो बात की 2 कैटेगरीज है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन 2 कैटेगरीज से आते हैं। तो पहले बात करते हैं हम कैटेगरी 3 वाले बच्चों की जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। वो बच्चे ऐसे होते हैं उम्मीद में कि भैया कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ तो हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए। चाह मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था वीडियो की कि चाह सबकी है, लेकिन कर नहीं पाते सब बच्चे। तो अब करेंगे कैसे? यार इन बच्चों के 15 से 20 दिन में एक सिंपल सी चीज होनी चाहिए कि आप पहले ये आइडेंटिफाई कर लो किन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, ठीक है। पहले उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर वो चैप्टर आपका स्ट्रांग है,
ठीक है, तो ठीक है या, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता, तो इस कैटेगरी के बच्चे क्या करेंगे यार, पहले ये देख लिया किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, तो पहले उसकी वन शॉट देख ली, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, उसकी वन शॉट देख ली। वन शॉट देखने के बाद हम क्या करेंगे, अगर पहले मैथ्स है तो वन शॉट देख लिया, कंसेप्ट समझ में आ गया, उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी कराए होंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लिए उस कंसेप्ट के, जैसे ही एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगे तुरंत ही उस कंसेप्ट के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज लगा ली और फिर कुछ पीवाईक्यूज लगा लिए। हर कंसेप्ट के लिए, हर चैप्टर के लिए हम सेम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। साइंस है, वन शॉट देख ली, उसके बाद एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन लगा लिए, पीवाईक्यूज लगा लिए और साथ साथ हमने नोट्स भी बना लिए, शॉर्ट नोट्स की। हमने क्या किया कि वन शॉट देख ली, वन शॉट देखने के बाद एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर उठाया और जो याद आया सब लिख दिया सीक्वेंस वाइज, जिस सीक्वेंस में वीडियो में बताया था उसी सीक्वेंस में सब हमने उस वाइट पेपर में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज होगी कि यार जरूरी नहीं है सब कुछ आप मेंशन कर दो, ठीक है, कुछ जो रह गई बाद में देख लो और उसको फिल कर दो एंड उसकी मल्टीपल रिवीजन कर लो। तो जब ये अप्रोच आप साइंस में यूज करोगे आपका इजीली हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में करो, कोशिश करो कि एक दिन में एक चैप्टर हो जाए, या 1.5 दिन, आधा दिन तो उसमें एक्स्ट्रा चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1.5 दिन के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट से 2 चैप्टर, एक चैप्टर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया इन कैटेगरीज के बच्चों के लिए कि भैया आप किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे मैथ्स का और साइंस का। मैथ्स में एक और चीज आप कर सकते हो, फॉर्मूला शीट साथ साथ में बना देना। एसएसटी के लिए आप क्या करोगे यार, एसएसटी के लिए सिंपल सी चीज है, टाइमलाइन बनाना है। हिस्ट्री में वन शॉट देखा, टाइमलाइन बना लिया, बाकियों में आप नोट्स बना लो और उन नोट्स को बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करो और फिर पीवाईक्यूज लगा लो, जो भी पीवाईक्यूज उस चैप्टर से आए हैं वो पीवाईक्यूज लगा के एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लो कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये लिख दूंगा, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन है अच्छा इसका मैं ये लिख दूंगा, ऊपर आप अपने माइंड में ही उस चीजों को बोलने लगो तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। इस तरीके से कैटेगरी 3 बच्चे वाले अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। कैटेगरी 2 बच्चे हैं, जो कैटेगरी 2 के बच्चे हैं जिनका आधा हुआ है आधा नहीं, तो जो नहीं हुआ है उसमें आप 75% ऑफ द डे स्पेंड करेंगे और जो चीजें हो गई हैं उनका रिवीजन करने के लिए आप अपना 25% ऑफ द डे यूटिलाइज कर रहे होंगे। अब करेंगे कैसे बाकी 75% ऑफ द डे में, यार जो चैप्टर नहीं हुआ है सेम स्ट्रेटजी आपके लिए भी वर्क करेगी कि वन शॉट देखना है, मैथ्स है तो उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, साइंस है तो उसका आपको नोट्स बनाना है, देन आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, एसएसटी है हिस्ट्री के लिए टाइमलाइन बनाइए, बाकियों के लिए नोट्स बनाइए और फिर क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। सेम स्ट्रेटजी आप यूज करोगे। और जो 25% ऑफ द डे में आप रिवीजन कर रहे हो तो आप रिवीजन के लिए प्रॉपर तरीका बनाइए कि यार मैंने पहले क्या किया कि ब्लैंक पीस ऑफ पेपर में लिख दिया बिना देखे उस टॉपिक के बारे में, अब सब सही है, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करने लग गया, सैंपल क्वेश्चंस किए, सैंपल पेपर्स किए, तो इस तरीके से मैं उसका रिवीजन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बार बार कॉपी किताब उठा के कर रहा हूँ। सिंपल सी चीज, हर कैटेगरी के बच्चों को एक चीज तो दिमाग में डाल लेनी है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे एग्जाम में अच्छे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब कैटेगरी 1 वाले बच्चे यार इनका सब कुछ सॉर्टेड है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बार बार ज्यादा थ्योरी पढ़ने से कोई एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। आप चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो, सबके क्वेश्चंस कीजिए। एसएसटी के लिए ऐसा नहीं कि आप लिख के कीजिए, बट हाँ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर आप दिन में 5 से 6 पन्ने लिख रहे हो तो वेल एंड गुड, बिकॉज आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। बिकॉज एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप लिख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपकी स्पीड ही नहीं बढ़ रही, पेपर छूट गया। तो फिर ये वाले बच्चे जो है जिनका सब हो गया तो उनको अब इन सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि यार मैं मेरा प्रेजेंटेशन कैसे सुधार सकता हूँ। तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि 3 घंटे का टाइम ले लिया और फिर आपने एक फुल पेपर सॉल्व किया। ऐसे ही आप 3 से 4 पेपर हर सब्जेक्ट के लिए सॉल्व कर रहे हो। पहले आप क्या कर लो, पहले यार 2-2, 3-3 चैप्टर के एक पेपर बना लो और वो सॉल्व करो। फिर आप क्या करो, लॉन्ग पेपर्स बनाओ ताकि आपको आदत हो जाए कि भाई मैं 3 घंटे का पेपर दे सकूं और अच्छे से लिखूं विद प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन पे खास ध्यान देना है, आपको ये खास ध्यान देना है कि आपका पेपर ना छूट जाए, आपको ये खास ध्यान देना है कि जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो तो वहां सिली मिस्टेक्स ना करो आप, ठीक है। तो ये कैटेगरी 1 वाले बच्चों को ध्यान देना है। सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका तो आप सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने इन डिटेल बात की कि किस तरीके से आप अपने मिथ्स को दूर करके इन बचे हुए 20-25 दिनों में अपने हाफ ईयरली के सिलेबस को कंप्लीट करके और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम कब है। थैंक यू।